हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिमा शुक्ला एंड हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, जिसके अंदर आपको डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट्स रहे हैं ऑफ द प्रीवियस डे उन सब के आपको एक अकाउंट दिया जाएगा। दैट इज यू विल बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द रीसेंट हैपनिंग्स, जो भी हाल ही में न्यूज रही हैं तो वो क्या न्यूज रही है, कैसे रही है, तो उन सब चीजों के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है उस हिसाब से आप लोगों के लिए डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स तैयार किया जा रहा है। ठीक है, सो ये जो सीरीज है ये डेली कंडक्ट होगी, जिसके अंदर आपको डेली न्यूज इवेंट्स दिए जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, अ कपल ऑफ टेस्टिंग क्वेश्चंस एज वेल। तो पहले हम आपको करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से उस न्यूज से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें न्यूज से डायरेक्टली नहीं ली जाती हैं बल्कि इनडायरेक्टली ली जाती हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन सी न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी डिटेल में देखने की जरूरत है, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और एक थोड़े बहुत क्वेश्चंस एंड ऑफ द सेशन में फॉर योर प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड आज सिंस फर्स्ट सेशन है तो वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू quote, that is all our dreams can come true if we have the courage to pursue them। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उनमें आगे बढ़ने का साहस रखें, उनमें मेहनत करने का साहस रखें। राइट, तो इसी के साथ मेहनत शुरू करते हैं हमारे सपनों की ओर। So the first news event which we have is Human Capital Index। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हाल ही में रिलीज हुआ है एंड कई बार देखा गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किसमें होते हैं? ह्यूमन इंडेक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, देयर इज अ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड वन इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो बच्चे HDI और HCI में कंफ्यूज होते हैं। HDI इज डिफरेंट, HCI इज डिफरेंट। HDI जो है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP रिलीज करता है, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ये डिफरेंस याद रखना है क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, दोनों में चीजें अलग अलग हैं। राइट, ये तो आप मानेंगे अलग अलग है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और इस बार इंडिया की रैंक 116 रही। वॉज इट एन इम्प्रूव्ड रैंक और डिग्रेडेड रैंक? तो इंडिया की रैंक पिछली बार 115 थी 157 कंट्रीज में से, इस बार इंडिया की रैंक 116 रही है 174 कंट्रीज में से। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो रैंक डिग्रेड हुई है, स्कोर भी डिग्रेड हुआ है। ठीक है, ये 2018 का था, ये 19 का है। ईयर कौन सा, मतलब जो अभी 2020 के लिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये मार्च 2020 तक की जो हैपनिंग्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं वो लिए गए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ टोटल कंट्रीज मैंने बता दिया, इस बार 174 कंट्रीज थी टोटल। ठीक है, अब इस कैपिटल इंडेक्स के अंदर होता क्या है, व्हाट डू यू हैव इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? तो इसके अंदर काफी सारी चीजें देखी जाती है, स्पेशली कंसिडरिंग द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री में बच्चों के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की लाइफ कितनी है, वहां पे उनका एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट कितना है, वो कितना पढ़ सकते हैं आगे। तो सर्वाइवल जो रेट है बच्चों की उस पे ध्यान दिया जाए। सर्वाइवल रेट ऑफ द चिल्ड्रन जो 5 साल से कम के हैं, दोज किड्स हुआ बिलो 5 इयर्स, उनकी सर्वाइवल रेट देखी जाती है। स्कूल्स जो हैं उस कंट्री में, स्कूल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि कितने तो स्कूल हैं और उनमें किस तरीके की पढ़ाई होती है, या ऐसी पढ़ाई होती है कि एम्प्लॉयमेंट भी मिले, या ऐसी पढ़ाई होती है कि सिर्फ नाम की पढ़ाई है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, कितने स्कूल हैं और कैसे स्कूल हैं, और 5 साल से कम के बच्चों की सर्वाइवल रेट कितनी है, यानी कितने बच्चे जिंदा रहते हैं 5 साल तक एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीजें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर होती हैं जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ठीक है, इंडिया का स्कोर कितना रहा था? इट वाज 0.49।
इंडिया का अगर कोई स्कोर पूछे HCI में तो 0.49 था। मैंने कहा कि ये स्कोर भी सॉर्ट ऑफ चेंज हुआ है। तो चेंज क्या हुआ है, पहले स्कोर था 0.44, ठीक है, और ये स्कोर कितने में से होता है, 0 से 1 के बीच में। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का अगर हम स्कोर की बात करें किस तरीके से होता है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में स्कोर जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 बीइंग द लोएस्ट एंड 1 बीइंग द हाईएस्ट या बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो अगर अब हम हमारी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग ओवरऑल अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो रैंकिंग पहले कितनी थी हमारी, 115 2018 में, और 2019 के अंदर या जो भी रैंकिंग आई है 2020 की, उसके अंदर हमारी रैंकिंग कितनी रही है, उसके अंदर हमारी रैंकिंग रही है 116। तो देखने में ऐसा लगता है कि रैंकिंग बढ़ी है ऑब्वियसली, लेकिन स्कोर के मामले में वी हैव इम्प्रूव्ड, क्योंकि स्कोर इस टाइम पे 0.44 था और इस टाइम पे 0.49 है। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल रेट, इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। अब मैंने कहा था कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP देता है, whereas HCI कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक देता है। HCI के अंदर क्या कंसिडर किया है हमने, स्कूल्स कंसिडर कर रहे हैं, हमने बच्चों की एज कंसिडर करी है, उनकी सर्वाइवल रेट कंसिडर करी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं कंट्री का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कंसिडर किया जाता है कि एक बंदे की इनकम कितनी होती है उस कंट्री में, ठीक है। तो इसीलिए HDI और HCI दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये डिफरेंस, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमने इंडिया की रैंक तो देख ली, लेकिन उसके अलावा बाकी कंट्रीज की रैंक क्या रही है, यू कैन से टॉप कंट्रीज कौन कौन सी रही। तो टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करें तो टॉप 3 के अंदर फर्स्ट रैंक नॉर्वे का रहा, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। टॉप वाला ज्यादातर पूछ लेते हैं तो टॉप वाला पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो ये इंडेक्स आता है इसका एक थीम सेट होता है कि किस थीम को क्या थीम रखा गया है इस बार इंडेक्स का। तो इस बार का जो थीम था वो था ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 या मानव पूंजी कोविड-19 के समय में, ठीक है। अब इस पूरी न्यूज से हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से तरीके के हैं, तो आई टेल यू द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस नाउ। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंक रिलीज कौन करता है, तो है रैंक रिलीज्ड बाय हुम। रैंक रिलीज हम HCI की बात कर रहे हैं, कैपिटल इंडेक्स। रैंक रिलीज्ड बाय हुम, वर्ल्ड बैंक। सेकंड, रैंक ऑफ इंडिया, भारत का रैंक क्या रहा, तो इंडिया का रैंक वाज 116। थर्ड, रैंक को टॉप किसने किया, तो वो नॉर्वे ने किया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कैन बी कि इस बार का थीम क्या था, इस बार HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का थीम क्या था। और फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत ही रेयर क्वेश्चन है वो है कि स्कोर क्या रहा इंडिया का। स्कोर अगर कभी पूछेंगे तो इंडिया का ही पूछेंगे, अदर कंट्रीज का स्कोर यूजुअली नहीं पूछते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ SSC, बैंकिंग, इन सब एग्जामिनेशंस में ये सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन या HCI में क्या है उस सब के क्वेश्चंस थोड़े से अनएक्सपेक्टेड टाइप होते हैं, ठीक है। Now we will move to our next news, which is Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 2020. ठीक है, अब 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल पास किया गया है। किसने पास किया है, तो ये दोनों हाउसेस पास, दोनों संसद पास कर चुके हैं, ठीक है। दोनों संसद के दोनों सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस या लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ये पास कर दिया है, ठीक है। तो अब इस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल के अंदर है क्या, व्हाट
do we have over here? Just give me a minute. Okay, so Institute of Teaching and Research in Ayurveda बिल के अंदर है क्या, प्रोविजंस या प्रावधान क्या है? तो एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बनेगा, तो आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट होगा, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा। सी कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ है कि आयुर्वेदा की तरफ थोड़ा सा लोगों का एंड गवर्नमेंट का भी रुझान बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं दैट रिक्वायर आयुर्वेदा, बिकॉज कुछ चीजों के सोल्यूशंस आयुर्वेदा में बेटर होते हैं। ठीक है, जैसे इम्यूनिटी इंक्रीज करने की जैसे जरूरत पड़ी तो आयुर्वेदा इज द बेटर वन, बॉडी के लिए बेटर होता है। तो इसी टाइम के आसपास आयुर्वेदा हैज गेन्ड इट्स पॉपुलैरिटी आई है आयुर्वेदा के अंदर, तो इसीलिए आयुर्वेदा हैज बिकम इम्पोर्टेंट। एक तो हमारी एंशियंट एज ओल्ड हिस्ट्री रही है आयुर्वेदा के साथ, बहुत पुराना हमारा पास्ट रहा है आयुर्वेदा के साथ। ठीक है, तो उसी को लेकर के या उसी को आगे इम्प्रूव करने के लिए कि आयुर्वेदा के लिए आगे भी और ओपनिंग्स हो, तो इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा और वो राष्ट्रीय महत्व का होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस का होगा। ठीक है, और इसमें 3 इंस्टीट्यूट हैं जो जामनगर गुजरात के हैं, उनको एक इंस्टीट्यूट में बना दिया जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा का, इसमें 3 इंस्टीट्यूट थे, इनको एक में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि क्या बोलते हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जामनगर या कहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें मर्ज करके सिंगल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा किया जाएगा, या ये आयुर्वेदा बिल जो है ये कब आया था? इससे ज्यादा के चांसेस थोड़े कम हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है ना, इस अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या हुआ है? पहली बात तो पहली न्यूज, लोकसभा ने इसे पास किया है। ठीक है, और इसमें किसको अमेंड किया गया है? अब अमेंडमेंट बिल है तो किसी पुराने एक्ट को अमेंड किया होगा, तो अमेंड किसको किया? 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर अमेंड किया गया है। ठीक है, नाउ इस बिल के अंदर क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उन्हें आरबीआई के अंदर या उनकी देखरेख में लाया जाएगा, सहकारी बैंकों को आरबीआई की देखरेख में लाया जाएगा। ये हमारा पॉइंटर है। तो अगर कोई पूछता है किसी भी एग्जाम में कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के अंदर किस बैंक को आरबीआई के अंदर लाया गया, तो कोऑपरेटिव बैंक को। अब सवाल ये उठता है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या पहले आरबीआई के अंदर नहीं थे? नहीं, वो पहले भी थे, लेकिन उस टाइम पे यानी पहले ड्यूअल कंट्रोल था, यानी दोहरा नियंत्रण था। दोहरा नियंत्रण कैसे? एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अंडर और एक आरबीआई के अंडर, यानी कि 2 लोगों के बीच में या 2 चीजों के बीच में ये बटा हुआ था। तो आरबीआई क्या करता था? इसको रेगुलेट करता था। ठीक है, इसकी जो सीआरआर है, कैपिटल रिजर्व है एंड एडिक्वेसी रेशियो है, ये सब जो सीआरआर वगैरह, एसएलआर, सीआरआर, ये सब मेंटेन करता था आरबीआई, यानी मॉनेटरी फंक्शन। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है, बोर्ड का देखरेख है, यानी कौन बोर्ड में है, कैसे है, लिक्विडेशन कितना है, ऑडिटिंग हो रही है या ऑडिटिंग किस हिसाब से हो रही है, तो ये सारी जो बेसिक मैनेजमेंट की इश्यूज और हैंडलिंग इश्यूज, रजिस्ट्रेशन इश्यू, ये सारे रजिस्ट्रार के अंदर होते थे, यानी 2 लोगों के बीच बटा हुआ था। तो अब इससे क्या हुआ या ये क्यों आया है, क्यों इसे ऐसा करना पड़ा कि 2 लोगों से एक टेंडर देना पड़ा? रीजन इज, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक के साथ एक बहुत तगड़ा क्राइसिस हुआ था, लोगों के पैसे रुक गए थे बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर लिक्विडेशन प्रॉपर नहीं था बैंक के अंदर। तो एक क्राइसिस हुआ और क्राइसिस में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ा? लोगों को पड़ा। तो इसीलिए आगे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो लोगों को, उसके लिए दिस हैज बीन डन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं चेंज होने की? जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स अब मनी रेज कर पाएंगे, ठीक है,
पब्लिक इश्यूज के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू। तो बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो है वो अलाउ करती है तो वो पैसे रेज भी कर पाएंगे। साथ ही साथ दे कैन मर्ज बैंक्स विदाउट द डिले ऑफ लॉ, मतलब लॉ का कोई ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म वेट नहीं होगा। अगर आरबीआई को लगता है कि दो या उससे ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स को मर्ज हो जाना चाहिए, उससे बेटर लिक्विडिटी रहेगी, तो वो मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम के लिए, अकाउंट होल्डर्स के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन बैंक नाउ। तो कोई भी रेगुलेशन लाना है, कोई भी पॉलिसी लानी है, इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पर्सन है, यानी कि सिर्फ आरबीआई है जो इस चीज का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट हैज हैपेंड। तो व्हाट का आंसर क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के अंडर आ गए हैं। दूसरा, बिल कौन सा अमेंड, वो बिल के थ्रू एक्ट कौन सा अमेंड हुआ है, तो 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंड हुआ है। थर्ड, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से न्यूज आ सकती है कि ये कहाँ है, या इसका क्राइसिस, मतलब हाल ही में कौन सा कोऑपरेटिव बैंक बैंकरप्ट, या इट हैड शोन अ काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो वो पीएनएमसी से थ्रू क्वेश्चन आ सकता है। ये तीन हैं जो बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर क्लियर नाउ। फर्स्ट, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच, टाइटन हैज पार्टनर्ड विद योनो एसबीआई। ना योनो सुनते ही अब तो सभी को पता चल गया है कि योनो ऐप किसका है, एसबीआई का। तो योनो क्या है, यू ओनली नीड वन। तो योनो ऐप जो है वो यू ओनली नीड वन ऐप। ठीक है, तो योनो एसबीआई का है, उसने पार्टनरशिप किसके साथ करी है, टाइटन के साथ। तो टाइटन एंड योनो ने पार्टनरशिप करी है, किसके लिए, संपर्क रहित भुगतान घड़ियों के लिए, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। ये पहली बार है कि इस तरह की कोई वॉच बन रही है, और इसके अंदर क्या है, आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा कार्ड, या कोई और ऐसा फंक्शन नहीं है, वाया वॉच के थ्रू ही पेमेंट किया जा सकता है, या पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो संपर्क रहित भुगतान घड़ी, जैसे गूगल पे करते हैं हम, स्कैन किया एंड वर्क्स गुड, तो इसी तरह का कुछ सिस्टम इज गोइंग टू बी देयर फॉर पेमेंट विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके का संपर्क के बिना। ठीक है, तो अब यहां से पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि योनो किसका है। ठीक है, दूसरी चीज, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए पार्टनरशिप किसके साथ हुई है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा बैंक ने किया है, ये पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी ने करा है। नाम क्या है इस घड़ी का, घड़ी बनाई है, नाम तो रखा ही होगा, तो नाम क्या है, टाइटन पे। ठीक है, तो नेम ऑफ द वॉच इज टाइटन पे। पेमेंट किस तरीके से, जैसा अभी आरबीआई के नए रेगुलेशन आए थे कि 2000 से कम तक का रिकरिंग पेमेंट अगर कहीं पे हो रहा है, बार बार पेमेंट हो रहा है, तो उसमें बिना पिन के ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो पेमेंट विदाउट पिन फॉर अप टू 2000 रुपीज, बिना पिन के 2000 रुपए तक का भुगतान हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट, स्टैटिक सेक्शन, इसी में से चेयरपर्सन कौन है एसबीआई का, एमडी कौन है टाइटन का। तो ये सारे कैसे क्वेश्चन है, अभी स्टैटिक है, ऑल्दो ये अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन लगते हैं, या किसी के भी लग सकते हैं आप लोगों को। चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई वाज अपॉइंटेड रिसेंटली, हाल ही में अपॉइंट हुए थे, तो दैट इज व्हाई ही वाज इन न्यूज आल्सो। तो एसबीआई के चेयरपर्सन रजनीश कुमार है, टाइटन के एमडी सी के वेंकट रमन है। ठीक है, साथ ही साथ एसबीआई के हेडक्वार्टर्स और टाइटन के हेडक्वार्टर्स भी पता होने चाहिए। एसबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ठीक है, so basically what happens is now you have a list of questions that are possible for you, that is योनो एसबीआई का है, टाइटन के साथ पार्टनरशिप करी है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए है, और क्या बोलते हैं, नेम क्या है वॉच का, टाइटन पे।
और एमडी और चेयरपर्सन ऑफ टाइटन एंड एसबीआई रेस्पेक्टिवली पॉसिबल है, जो आपसे पूछा जा सकता है। I hope you are clear with that news. And now we come to the next one of us, that is Djibouti Code of Conduct. Now Djibouti Code of Conduct बहुत important है इंडिया के लिए, very important for India. So we can expect a few questions from this part as well. इधर से भी question possible है। हाल ही में क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि इंडिया has joined as an observer state. भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, या इंडिया हैज जॉइंड एज एन ऑब्जर्वर स्टेट ओवर है। ठीक है, तो अब ये जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट है क्या? व्हाट इज दिस जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जिसमें इंडिया ऑब्जर्वर होने पे इतना ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए? क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि इट इज अ रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता। सो इस समझौते के अंदर क्या है? इट इज बेसिकली कि वाटर्स जो हैं इसके अंदर, जैसे गल्फ ऑफ एडन है एंड इंडियन ओशन है, रेड सी के आसपास का एरिया, जो ये एरिया है, शो यू द मैप राइट नाउ। तो उस रीजन के अंदर किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, किसी भी तरह कोई पायरेट्स या पायरेसी ना हो, लोगों की बाउंड्रीज या कंट्रीज की बाउंड्रीज का उल्लंघन ना हो। सो ऑल दीज थिंग्स, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, या पानी में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए है। तो ओवर हेयर यू कैन सी ये सारे रीजन जो हैं, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दिस। तो मालदीव, सिचेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर एंड ऑल दीज अफ्रीकन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा है? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और साथ में ये गल्फ के आसपास की कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ जिबाउती अग्रीमेंट। ठीक है ना, जिबाउती अग्रीमेंट के अंदर या जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हाल ही में एक एग्रीमेंट था, जेद्दाह अग्रीमेंट, जो रिवाइज्ड जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी अग्रीमेंट के थ्रू काफी सारी नई चीजें ऐड की गई थी इस पुराने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर। ठीक है, और जेद्दाह अग्रीमेंट ही है जिसके अंदर ब्लू इकोनॉमी पे भी फोकस किया गया है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी इंडिया ने भी बहुत प्रमोट किया है इस बार के बजट के अंदर। तो ये किस चीज के लिए होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वाटर्स, फिशेस, या जो इकोसिस्टम है उस वाटर बॉडी का, उस इकोसिस्टम का ध्यान रखना। उस इकोसिस्टम में जो टेम्परेचर, जैसे कोरल्स जो है हाई टेम्परेचर नहीं बेयर कर पाती हैं, तो टेम्परेचर या उनके लिए जो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट है, उन सब चीजों का ध्यान रखना जिससे कि वाटर इकोसिस्टम कैन फ्लरिश। वाटर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, वो बेटर तरीके से यूज हो। और ये जो ब्लू इकोनॉमी है ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इंडिया का फोकस, इस बार बजट में भी जो था वो ब्लू इकोनॉमी पे था, तो ये उसे भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना के साथ वी हैव स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना बना रहा है, एंड वेरियस अदर इंटरवेंशंस जो चाइना कर रहा है। तो उधर से, उस प्रोस्पेक्टिव से, एटलीस्ट इंडियन ओशन रीजन से तो हम सेफ रहें, राइट? उसके लिए ऑब्जर्वर स्टेट का बनना इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया किसने था? तो here we have is the important information जो हम पूछ रहे हैं, that is इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज ने मिलके बना लिया अपनी मर्जी से। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने 2008 में स्थापित किया, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 2008 में से स्थापित किया था। और ये फोर्स में अडॉप्ट जब हुआ था वो था 2009 में। तो कभी भी कहीं भी ये दिखे कि यार नहीं मैम ने तो 8 बोला था, यहाँ 9 क्यों है? 9 अगर दिख रहा है तो दैट मीन्स उस टाइम पे वो अडॉप्ट हुआ था, यानी कि ये इनटू फोर्स आया था। लेकिन ये जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो बना था
जो साइन हुआ था वो 2008 में हुआ था। मेंबर्स कितने हैं? 18 मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ, और 5 ऑब्जर्वर हैं। 5 ऑब्जर्वर में एक तो इंडिया है ही, साथ में यूके, यूएसए, जापान और नॉर्वे, ये 4 और कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर नेशन है जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी स्टेटमेंट आ जाए कि जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट किसके लिए है, तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है। जो शिप्स एंड प्रॉपर्टी आ रही है, जो भी शिप्स आ रहे हैं या सबमरीन्स आ रही हैं, फिशरमैन्स हैं तो उनकी केयर करना या उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना, अगर सही इन्वायरमेंट नहीं है तो इकोसिस्टम मेंटेन करना, ब्लू इकोनॉमी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। दूसरा, जेदा अग्रीमेंट किससे एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि ये जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट एस्टैब्लिश किसने कराया, आईएमओ ने, दैट इज इंपॉर्टेंट। चौथा, ऑब्जर्वर टोटल कितने हैं, टोटल 5 ऑब्जर्वर हैं, 18 मेंबर हैं, 5 क्वेश्चन। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, किस साल में बना था या किस साल में अडॉप्ट हुआ था। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 6 क्वेश्चंस जो इसी स्लाइड में हमने कवर कर लिए हैं। ऑलराइट, एंड फॉर दोज हु स्टिल नीड टू नो द मैप, तो यू कैन हैव अ व्यू वंस अगेन। वाटर्स कौन कौन से कवर है, अगर ये पूछ लेता है 7th फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, वाटर कौन कौन से हैं, गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन और रेड सी। ये 3 वाटर्स हैं जो बेसिकली कवर किए गए हैं या जिनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इस जिबाउती कोड ऑफ कॉन्डक्ट। एंड हियर इज जिबाउती, जिसके नाम पे ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। All right, so here we have approximately 7 questions हम कवर कर चुके हैं इस स्लाइड। अब आते हैं ONGC exits from Sudan। ONGC इंडिया की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एंड ONGC इंडिया से निकल गई है। ONGC के जो इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं वो OVL होती हैं। OVL यानी ONGC विदेश लिमिटेड, यानी कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है ONGC वो OVL के थ्रू करता है। ठीक है, तो OVL इज ONGC विदेश लिमिटेड। तो कभी पूछते हैं OVL किसका पार्ट है, तो वो ONGC का ही पार्ट है। सूडान में 2011 से ONGC के जो ड्यूज हैं, जो पैसे हैं, वो नहीं दिए गए हैं, और ये पैसे छोटे मोटे नहीं है, दे आर अप्रोक्सीमेटली 430 मिलियन US डॉलर्स अप्रोक्सीमेटली। तो 430 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स हैं जो सूडान ने पे नहीं करे हैं। ठीक है, तो अब इंडिया, मतलब हमारे एग्जामिनेशन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ONGC इंडियन पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनी या PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हेडक्वार्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। थर्ड, कंट्रोल कौन करता है ONGC को, ये इंपॉर्टेंट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आता है या फंक्शन करता है ONGC। इंडिया का 70% क्रूड ऑयल ONGC प्रोड्यूस करता है, एंड 84% गैस जो है नेचुरल गैस इंडिया में वो ONGC प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर इट इज द लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग PSU इन इंडिया। इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी है ONGC। इंडिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन उधर होता है, इंडिया का नेचुरल गैस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वहां पे है, और टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज जो प्लैट्स ने रिलीज करी थी उसके अंदर ONGC की रैंक 7वीं रही। तो अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट देखें तो पहला क्वेश्चन, OVL किस कंपनी की है, तो OVL जो है वो ONGC की है। सेकंड, ONGC का हेड ऑफिस कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में है। थर्ड, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ONGC आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फोर्थ इज कि इंडिया क्या ONGC की रैंक क्या रही, टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज के अंदर।
ठीक है, ये कुछ स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन है, बाई चांस आ जाती है तो 70% क्रूड ऑयल और 84% नेचुरल गैस ओएनजीसी प्रोड्यूस करता है। बट ये 4 क्वेश्चन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि ओएनजीसी बना कब था। तो ओएनजीसी बना था 1965 1965 के अंदर ओएनजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इसी स्लाइड में बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल परमिशन फॉर हिल्सा फिश एक्सपोर्ट टू इंडिया। नाउ हिल्सा फिश जो है, हिल्सा फिश को किंग ऑफ फिश भी कहते हैं। ठीक है, इसे मछली का राजा के रूप में भी जाना जाता है इसे। ठीक है, तो हिल्सा फिश इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ फिश एंड इसे आइलिश फिश भी कहते हैं। सो इलिश फिश भी कहते हैं और किंग ऑफ फिश भी कहते हैं। मछली का राजा भी और इलिश मछली भी। परमिशन किसने दी है? अब स्पेशल परमिशन की हम बोल तो रहे हैं, लेकिन ये परमिशन दे कौन रहा है हमें? परमिशन इज ग्रांटेड बाय बांग्लादेश। बांग्लादेश ने परमिशन दी है। परमिशन देनी ही क्यों थी? रीजन इज कि 2012 में बांग्लादेश ने बैन लगा दिया था कि इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाएगा, इसीलिए नो कंट्री इज ऑब्लाइज्ड फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ था कि बांग्लादेश विल हैव द होल एंड सोल वर्क ओवर इट, क्योंकि ये एक थ्रेटेंड स्पीशीज में आता है। IUCN की रेड लिस्ट या लाल सूची की तहत जो धमकी हुई प्रजातियां हैं, जो बहुत ज्यादा कम हैं और अभी खत्म होने वाली हैं, वो सारी फिशेज के लिस्ट में ये आता है। ठीक है, नाउ अब बात हम कर रहे हैं बैन की। तो बैन के लिए एक तो चीज ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज में आता है, यानी ये खत्म हो सकता है। साथ ही साथ when there was export from India, इंडिया जब ट्रेड करता था तो कभी कभी अगर ऑयल स्पिल हो जाता था, जो बहुत बार होता था, क्योंकि ऑयल स्पिल क्यों होता था? क्योंकि बोट्स पुरानी होती थी, फिशरमैन डोंट हैव न्यू बोट्स, पुरानी बोट थी, ऑयल स्पिल हो गया तो फिश का जो इकोसिस्टम है या जो फिश का एनवायरनमेंट है वो खराब हो गया, तो फिशेस विल अगेन गो डाउन और कम हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर डैम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो डैम्स वगैरह के एरिया में वाटर कलेक्ट होता है, वहां पे गंदा पानी भी आता है बिकॉज ऑफ द वेस्ट बीइंग जनरेटेड एंड स्टफ, तो वो भी सारा इकट्ठा होता जा रहा है एंड उसकी वजह से भी फिशेस आर गोइंग टू गो। तो इसी वजह से बैन लगा दिया था बांग्लादेश ने कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि फिशेस का इकोसिस्टम खराब हो, और स्पेशली ऐसी स्पीशीज जो बांग्लादेश की स्थानिक प्रजाति है, समथिंग विच इज एंडेमिक ऑफ बांग्लादेश, वहां की स्पेशल है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई कोई नहीं ट्रेड करेगा इस फिश में, ये फिश का ट्रेड सिर्फ हमारे पास है, जिसे चाहिए हमसे लो। ठीक है, तो इंडिया लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता है, इंडिया लेता है, स्पेशली ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा टाइम। दुर्गा पूजा के टाइम पे हिल्सा फिशेज आर टेकन बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फिशेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिश होती है एट द टाइम ऑफ दुर्गा पूजा। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने बिल्कुल मना ही कर दिया है, एट दैट टाइम इम्पोर्ट्स हैपन, इम्पोर्ट हो जाती है हिल्सा फिश, बट अदरवाइज नॉट मच इज अलाउड। ठीक है, साथ ही साथ अब बांग्लादेश के साथ कौन सा एरिया, अगर बांग्लादेश में वो फिश है तो थोड़ी बहुत वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी, और सिंस ये थ्रेटेंड में है ही, तो इसीलिए ये स्टेट सिंबल भी है। तो इट इज अ स्टेट सिंबल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की स्टेट फिश या स्टेट एनिमल जो है वो है हिल्सा फिश। इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? नेचुरली ये सुंदरबंस में पाई जाती है, थोड़ी बहुत ऐसा भी है कि गोदावरी नदी में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदरबंस एरिया में पाई जाती है। तो अब हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। पहली बात, हिल्सा फिश का दूसरा नाम क्या है? दूसरी चीज, IUCN की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है ये? थर्ड, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल या स्टेट फिश कौन सी है? एंड फोर्थ ऑफ ऑल,
बैन किसने लगाया है? फिफ्थ, इसका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ पे पाई जाती है? तो 5 क्वेश्चन इसी स्लाइड के थ्रू मिल गए हैं। ठीक है, बैन कब लगा, किसने लगाया, स्टेट सिंबल, हैबिटेट, दूसरा नाम, IUCN लिस्ट, ये सब चीजें यू हैव ओवर है। ऑलराइट, तो आई एक्सपेक्ट यहाँ पे आपको ये 5-6 पॉइंटर्स आपके एग्जामिनेशन के मिल गए हैं। अब आते हैं आगे वाले पे, दैट इज 10th वर्चुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स NSAs, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी हाल ही में, और इस बार चेयरमैन कौन है? रशिया। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस बार रशिया में है, तो इसीलिए ये चेयर ऑफ द मीटिंग भी रशिया ही रहा। नाउ ब्रिक्स की एक खास बात है कि आपको अगर ये पता है कि इस साल चेयरमैन कौन है, तो अगली साल कौन होने वाला है ये इसी में पता चलता है, क्योंकि ये विद द ऑर्डर चलता है। यानी कि नेक्स्ट चेयरमैन इंडिया होने वाला है, उसका नेक्स्ट चाइना, उसके नेक्स्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे ब्राजील पे, फिर से रशिया। सो दिस इज हाउ द ब्रिक्स चेयरमैन, ब्रिक्स की जो कुर्सी है, जो कंट्री से कंट्री घूमती है, वो इस तरीके से घूमती है ऑर्डर में। ठीक है, ब्रिक्स की कंट्रीज यहाँ पे हैं ही, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये 2009 में बना था। ठीक है, सो वी आर डन ओवर हियर, क्लियर ऑन दिस पार्ट, right? Now we'll move to the next one, Abraham Accord। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जब UAE ने इजराइल के साथ किया था ना। अब्राहम अकॉर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है? इजराइल के साथ। क्या एसोसिएशन है? इजराइल को एक कंट्री मानना। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन का बहुत ही बुरा झगड़ा चल रहा है, तो उन दोनों को एक इंडिविजुअलिटी देना इज द रीजन कि इजराइल को एक कंट्री तो मानूं। तो उस चीज के लिए काफी कंट्रीज है जो नहीं मानती हैं या जो नहीं कंसिडर करती हैं, दे आर स्टिल ऑन द फैक्ट कि ये वॉर जोन में है, पैलेस्टीन के साथ बुरा कर रहा है। सो वो सब चीजों को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फाइनली ये डील करा रहा है, इजराइल को एक रिकॉग्निशन दिला रहा है। तो इजराइल में UAE और बहरीन, इन दोनों ने ये डील साइन करी है। सबसे पहली ट्रीटी जो है इजराइल के साथ, वो इजिप्ट ने करी थी, इसके बाद फिर जॉर्डन ने करी। ठीक है, फोर्थ कंट्री UAE रही, एंड फिर उसके बाद बहरीन रही। इंडिया के साथ हमारा प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 1950 में ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, और उन्होंने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अलग माना। तो उनका क्या कहना था? इंडिया पहली नॉन अरब कंट्री थी, और नॉन अरब देश पहला ऐसा था जिसने इजराइल को एक अलग कंट्री माना और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया। तो इंडिया ने ये चीज कहा कि पैलेस्टीन इज डिफरेंट, इजराइल इज अलग, और दोनों हमारे लिए अलग अलग है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद इंडिया ने ये भी जो रिचुअल था एक कि दोनों जगह साथ में विजिट करना, वो भी बंद कर दिया, टू से कि हाँ ये दोनों अलग हैं, एंड विल विजिट देम सेपरेटली। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात, किसने साइन किया? तो UAE और बहरीन ने किया है। दूसरी चीज, फर्स्ट साइन किसने किया था? फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने पीस एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ? थर्ड चीज, इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज किया था इजराइल? ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए पॉसिबली आगे के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं हम कुछ वन लाइनर्स पे। वन लाइनर्स के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूज इवेंट्स जो वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनकी डिटेल है वो मैं डिस्कस भी करूंगी, ऐसा नहीं है कि वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन लाइनर इज सेवा सप्ताह। सेवा सप्ताह 14 सितंबर से 20 सितंबर मनाया जाएगा, एंड सेवा दिवस जो है वो होता है 17 सितंबर। 17 सितंबर को होता है सेवा दिवस। 17 सितंबर को बीजेपी जो है वो सेलिब्रेट करती है फॉर द बर्थडे ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के लिए ये
सेवा दिवस मनाया जाता है उनके बर्थडे पे, और उस वीक में, उस हफ्ते में सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था 70, इस बार का विषय 70 था। ठीक है, ये वन लाइनर है, इसमें से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड इज IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई। IBSA क्या है, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर IBSA की बात करें तो IBSA की पहले हम कंट्रीज देख लेते हैं। तो इन IBSA कंट्रीज वी हैव इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो IBSA के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, और ये अपने चैलेंजेस मिलके सॉल्व करें, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, जो थोड़ा डेवलपिंग नेशंस में आते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़े, इकोनॉमिक में, इंडस्ट्री में, फाइनेंस में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में साथ में बढ़े आगे। उसके लिए दिस IBSA इज देयर, या इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ IBSA से रिलेटेड दो चीजें हैं जो हमारे लिए और देखना जरूरी है, मतलब इसके अलावा देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आर नेसेसिटेटेड टू वॉच ऑन। और वो कौन सी 2 चीजें हैं? दे आर एजुल्विनी कॉन्सेंसस, एजुल्विनी कॉन्सेंसस और सिरते डिक्लेरेशन। ठीक है, एजुल्विनी कंसेंसस के अंदर क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अफ्रीकन कंट्री को, साउथ अफ्रीका को भी बराबर का दर्जा मिले, अफ्रीकन यूनियन को एक बराबर का दर्जा मिले, एक जो बाकी कंट्रीज की इंपॉर्टेंस है उतनी, ऑल्दो दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उनको बोलना नहीं, तो उनको बराबर का दर्जा मिले, इक्वालिटी मिले, रिप्रेजेंटेशन उनका भी हो, इस चीज के लिए एजुल्विनी कॉन्सेंसस है। ठीक है, ये अफ्रीकन यूनियन एक्सेप्ट कर चुका है। इसके अलावा सिरते डिक्लेरेशन, सिरते डिक्लेरेशन के अंदर क्या है? तो अफ्रीकन यूनियन के अंदर एक अफ्रीकन कोर्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, एक सेंट्रल अफ्रीकन बैंक होना चाहिए, जैसे ADB बनाया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन कंट्रीज ने मिलके। तो इस तरह से अफ्रीकन यूनियन भी अपने लिए अलग से एक बैंक बनाए, अपनी एक कम्युनिटी बनाए, अपना एक कोर्ट बनाए अलग से, उसके लिए है सिरते डिक्लेरेशन। तो ये 2, कंसेंसस और डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में यही मार्क कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन, मेंबर्स कौन कौन से हैं? ऑलराइट, सो IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और इसके अंदर अब बात करेंगे कि इंडिया की तरफ से कौन गया, या इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर्स भी पूछ सकते हैं, हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया डॉक्टर S जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर, ही इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उन्होंने ये मीटिंग चेयर की। सो यहां से अब 3 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। 4th क्वेश्चन ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन हैंडल कर रहा है, यूनियन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, न्यू एम्स एट दरभंगा बिहार। बिहार के अंदर, दरभंगा बिहार के अंदर नया एम्स बन रहा है, अ न्यू एम्स इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। और ये किस योजना के अंदर बन रहा है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा बिहार के अंदर एक एम्स, न्यू एम्स। ऑल, एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट
ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, दूसरी चीज कौन सी योजना में है, तीसरी चीज जो आती है वो है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई, राइट, बिकॉज इट इज अ स्टैटिक इंफॉर्मेशन, वी थिंक कि हाँ ऐसे ही पूछ लिया रैंडमली, लेकिन नहीं, वो रैंडम नहीं है, देयर इज समथिंग अ डेवलपमेंट गोइंग ऑन। तो चीफ मिनिस्टर अगर पूछ लेंगे तो दैट इज नीतीश कुमार, ठीक है। चौथी चीज, गवर्नर भी पूछ सकते हैं, गवर्नर कौन है, फागू चौहान इज द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, कौन सी योजना के अंदर हो रहा है, कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 न्यूज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ वन लाइनर्स। टाटा प्रोजेक्ट्स विन बिड्स टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, तो संसद भवन का जो निर्माण है उसका जो ठेका है वो किसे दिया है, टाटा प्रोजेक्ट्स जीत गया है उसे, ठीक है। तो जो बोली लगी थी, सबसे कम बोली लगाई थी टाटा प्रोजेक्ट्स ने और इसीलिए उन्हें ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है। यूबीएस सिक्योरिटीज ने इंडिया की रियल जीडीपी को 6% तक कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसा बोला है। तो यूबीएस सिक्योरिटीज ने इस वित्त वर्ष में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को 6% का करार दिया है। ये पहले 5.5% इन्होंने बोला था, लेकिन फिर इन्होंने चेंज किया अपना डिसीजन एंड दे सेड कि नहीं, 5.5% नहीं है, 6% इज द राइट वन। तो 6% तक इंडिया की जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी एज पर द न्यू लिफ्टमेंट दे हैव गिवन। ऑलराइट, नेक्स्ट, Amazon ने अमिताभ बच्चन जी को साइन किया है एज द न्यू एलेक्सा वॉइस। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन अबाउट अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो रखे हैं इस वजह से। सो एलेक्सा की नई वॉइस के लिए अमिताभ बच्चन जी हैज बीन सिलेक्टेड। नाउ इधर से हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या है, क्या पूछ सकते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आएगा Amazon के सीईओ कौन है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो वी ऑल नो जेफ बेजोस। दूसरी चीज, Amazon के हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई एम सो सॉरी। एंड द थर्ड थिंग इज कि पहली वॉइस कौन था, पहला सेलिब्रिटी, फर्स्ट सेलेब कौन था, पहले ऐसे कौन थे सेलिब्रिटी जिनकी वॉइस एलेक्सा को दी गई थी। सो दैट वाज सैमुअल जे जैक्सन, ठीक है। सो सैमुअल जे जैक्सन पहले सेलिब्रिटी थे जो एलेक्सा की आवाज बने, और इंडिया के पहले सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी हैं, राइट। नेक्स्ट, सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 9stacks के। 9stacks क्या है, एक पोकर प्लेटफॉर्म है, पोकर खेलने का मंच है। तो सुरेश रैना न्यूज में रहे बिकॉज ऑफ हिज रिटायरमेंट एज वेल, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट से, और इस वजह से he has been quite in news as well, काफी न्यूज में रहे हैं। तो ये कहाँ से हैं और किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स वगैरह के साथ हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं, काफी न्यूज डिटेल में भी देखी हैं। सिंस ये फर्स्ट सेशन है या पहली वीडियो है आउट टू यू, आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल बी सपोर्टिव टुवर्ड्स इट। कुछ भी लगता है गलत, कुछ भी लगता है कि समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। कोई सजेशन है आप लोगों के पास, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। एंड नाउ हमने जैसे बोला था आपको कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए हमारे पास, तो हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान भी देंगे।
तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस ऑफ एलेक्सा? एलेक्सा के पहले सेलिब्रिटी आवाज कौन है? अब अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि इंडिया के पहले कौन सेलिब्रिटी वॉइस है, तो उस टाइम पे हम आंसर करते हैं अमिताभ बच्चन, ठीक है, जो हमने अभी अभी देखा। लेकिन ये ओवरऑल वर्ल्ड में पहला पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट वन जो अभी बताया सैमुअल एल जैक्सन, राइट। दूसरा क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ यूबीएस सिक्योरिटीज, यूबीएस प्रतिभूति का मुख्यालय क्या कहाँ है? अब देखने में लग रहा है कि यार कहाँ ही सुना था यार, अगर 4 दिन बाद में पूछूंगी you'll be like कहाँ सुना था, बट इट वाज अ न्यूज बिकॉज इन्होंने जीडीपी का प्रिडिक्शन किया है, इंडिया के लिए कॉन्ट्रैक्शन 6% अनाउंस किया है। सो इट हैज बीन अ न्यूज, देखने में लगता है बट ऐसा नहीं है, इट हैज बीन अ न्यूज एंड द आंसर इज बीजिंग चाइना, चाइना के का है यूबीएस सिक्योरिटीज, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद टाइटन टू लॉन्च द फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस? किस बैंक ने टाइटन के साथ पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो ये हमने आज पढ़ा ही था कि टाइटन के साथ पार्टनरशिप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, योनो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाइटन के साथ पार्टनरशिप किया है और क्या लॉन्च किया है? टाइटन पे, ठीक। ओके, सो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। ऑल ऑफ यू आर वेलकम फॉर द सजेशंस, कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। फॉर ऑल दोज हु वांट द पीडीएफ, जिन लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय आशिमा शुक्ला। करंट अफेयर्स, you'll have to write the full one, करंट अफेयर्स बाय आशिमा शुक्ला, एंड यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ इफ यू वांना कॉन्टैक्ट फॉर एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम लिंक, दैट इज @miss_आशिमा शुक्ला। All right, so with this I will take your leave। यहाँ पे मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल मिलते हैं, कल नई न्यूज के साथ और कुछ और क्वेश्चंस के साथ। Until then, goodbye, take care and have a great day।